हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इसके अन्य वीडियो दोस्त प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त अभी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके उस वीडियो को देख ले, क्योंकि आपके सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए और अन्य राज्य के टेट के लिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला, विशेष विद्यालयों में। दूसरा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तीसरा, अन्य समान बच्चों के साथ। और चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। तो दोस्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा किस प्रकार की उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो आप लोग उत्तर बताएंगे। तो दोस्त, यदि हम बच्चों को अलग से किसी आवश्यकता वाले, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यदि उन्हें हम अलग कक्षा में बैठा के अलग से शिक्षा देंगे तो उनमें हीन की भावना आ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्त, उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, अर्थात अन्य सामान्य बच्चों के साथ उन्हें हम शिक्षा देंगे। नेक्स्ट 63 कह रहा है कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। पहला, अफेजिया। दूसरा, डिसलेक्सिया। तीसरा, अग्रेफिया। और चौथा है डिसग्राफिया। तो दोस्त, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता जो होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अफेजिया के नाम से जानते हैं, या डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, या डिसग्राफिया के नाम से, या अग्रेफिया के नाम से जानते हैं। दोस्त, किस नाम से हम जानते हैं? तो हम उसे जानते हैं दोस्त अफेजिया के नाम से। किस नाम से? अफेजिया। मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? अफेजिया। और लेखन संबंधी डिसग्राफिया। और दोस्त देखेंगे हम कि भाषा, 64वां हमारा प्रश्न कह रहा है कि भाषा की अक्षमता से तात्पर्य है मातृभाषा का ज्ञान न होना। दूसरा, किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और सोचने में, उसमें सोचने की जो क्षमता न होना। तीसरा, वर्तनीक या शुद्धियाँ। चौथा, सही उच्चारण न कर पाने की क्षमता। दोस्त, भाषा की अक्षमता से तात्पर्य है कि मातृभाषा का ज्ञान न होना, कि किसी भी भाषा में लिखने, पढ़ने और बोलने की, सोचने की क्षमता न होना। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा दोस्त? तो दूसरा, अर्थात किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और उसमें सोचने की क्षमता न होना, वही हमारा क्या है? भाषा की अक्षमता है। यदि हम किसी भाषा के बारे में यदि पढ़ना, लिखना और उसके बारे में सोच नहीं सकते, तो दोस्त यह क्या है? भाषा की अक्षमता है। नेक्स्ट क्या है कि सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि, पहला, निम्न होती है। दूसरा, प्रखर होती है। तीसरा, न निम्न होती है न प्रखर होती है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि होती है। तो किस प्रकार की बुद्धि होती है दोस्त? जो ऐसे बालक होते हैं जो सृजनशील होते हैं, ऐसे बालकों की जो बुद्धि होती है वह दोस्त प्रखर होती है। क्या होती है? प्रखर। नेक्स्ट, कि वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक हैं। पहला, अंध एवं अपंग बालक। दूसरा, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक। तीसरा, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। चौथा, उपयुक्त में से सभी। तो वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक जो हैं कौन कौन से हैं? अंधे बालक हैं, अपंग बालक हैं, या मंदबुद्धि के बालक हैं, या बधिर बालक हैं, या सभी बालक हैं। तो दोस्त, जो वंचित वर्ग के बालक होते हैं इनके अंतर्गत सभी आ जाते हैं, अर्थात हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अर्थात सभी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं है? पहला, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। दूसरा, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तीसरा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और चौथा है कि वह जो
प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो कौन सा लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं है? अर्थात दोस्त, यदि कोई बच्चा जल्दी जल्दी जो लंबे लंबे निबंध होते हैं, लंबे लंबे कहानियाँ होती हैं, जिसे जो जल्दी जल्दी रटता है, अर्थात जहाँ रटने की बात तो आ जाए वह क्या तुरंत कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तुरंत कट जाएगा। रटना नहीं है, हमें समझ समझ कर पढ़ना है। तो क्या करना है, समझ समझ के पढ़ना, अर्थात हमारा तीसरा वाला, हमें रटकर नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट देखते हैं कि शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। पहला डिसलेक्सिया से, दूसरा डिस्कैल्कुलिया से, तीसरा डिस्ग्राफिया से, चौथा डिस्फ्रेक्सिया से। तो दोस्त, पढ़ने में कठिनाई, तो पढ़ने में क्या हो जाएगा, जो पढ़ने में कठिनाई, इससे संबंधित क्या हो जाएगा दोस्त? तो हमारा हो जाएगा डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्याग्रस्त बालकों को कितने प्रकार से हो सकते हैं? पहला 2 प्रकार, दूसरा 5 प्रकार, तीसरा 2 और चौथा 4 प्रकार के। तो विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्याग्रस्त बालकों के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो दोस्त, उनके 5 प्रकार हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि गणित संबंधी समस्या कहलाती है, और चौथा डिस्कैल्कुलिया, गणित संबंधी अर्थात गणना संबंधी, कैलकुलेशन से संबंधित है जो समस्या होती है दोस्त, तो हो जाएगा क्या हमारा, डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं और उनके पास होता है। पहला कार्य परिहार अभिविन्यास, दूसरा नैपुण्य अभिविन्यास, तीसरा निष्पादन उपागम अभिविन्यास, चौथा निष्पादन परिहार उपविन्यास। तो कौन हो जाएगा दोस्त उसमें से? तो हो जाएगा हमारा निष्पादन उपागम अभिविन्यास, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। पहला अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, दूसरा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, तीसरा शिक्षकों के भार को हल्का करने, और चौथा है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा दोस्त सही होगा? जो दोस्त हमारा दूसरा कि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना और समूह परियोजना अर्थात सामाजिक भागीदारिता क्या करेंगे, हम सुगम बनाएंगे। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, और हमारा हो जाएगा 73 कि बच्चों को हमारा सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला कि बच्चे को नैसर्गिक योग्यताएं, दूसरा अध्यापिका की मनोदशा, तीसरा कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, और चौथा है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो क्या हो जाएगा दोस्त 73 का? बच्चों को हमारा सहारा देने की एकमात्र प्रकार है, तो दोस्त कि बच्चों को नैसर्गिक योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है कि एक समावेशी विद्यालय, पहला शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए अधिगम परिमाणों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, दूसरा शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, और इसके साथ साथ तीसरा है कि विशेष रूप से योग्य अभ्यर्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है, और चौथा है कि बच्चों की योग्यताओं के अनुसार उनकी सीखने की क्षमताओं को निर्धारित करता है। तो समावेशी विद्यालय क्या करता है दोस्त, वह किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ समन्वय बनाता है? तो दोस्त वह क्या करेगा, शिक्षार्थियों की उनकी क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है।
या शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और यह विशेष योग अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। यह दूरस्थ शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। तो आप लोग इसे बताएंगे कमेंट करके दोस्त। 74वें प्रश्न का जो कि विशेष रूप से योग और शिक्षार्थियों के अधिगम के परिणाम को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 75 कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है और जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। जैसे एक समावेशी कक्षा वह है जहां पे ये सब होता है कि विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तीसरा, समस्याओं का अधिकाधिक समावेशन करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता रहती है। चौथा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश निर्माण करता है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्त सही होगा कि समावेशी कक्षा है वह है जो बच्चों के लिए उसके परिवेश को सुगम बनाता है और इसके साथ साथ दोस्त ताकि उसमें सभी बच्चे एक समान रूप से अपने आप को कुंठित अर्थात कुंठापूर्ण भाव को विचारों को अपने अंदर न लाने दें और सभी लोग उसके अर्थों को समझ पाएं। तो कौन सा उत्तर होगा दोस्त हमारा कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमकर्ता अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करे। यदि सही परिवेश जब तक नहीं मिले तब तक बच्चे सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट है कि विद्यालय में समायोजन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। दूसरा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए प्रावधानों के निर्माण पर या केवल निर्योग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। या चौथा है कि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि जो विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो किस पर केंद्रित होता है दोस्त? तो दोस्त वह केंद्रित होता है हमारा कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण के लिए दोस्त कि बच्चों के अंदर क्या उनके क्षमता है और किस प्रकार से वे सीख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान दे के दोस्त हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। और जो भाई बहन जो दोस्त हमारे चैनल पर भी मेरे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।